दोस्तों, एक बार फिर यह साबित हो गया है कि हमारे समाज में जिंदा इंसानों की तकलीफों की कोई कीमत नहीं होती। उनकी आवाज को अक्सर अनसुना कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वही इंसान अपनी जान गंवा बैठता है, उसकी हर बात सुनने के लिए लोग आतुर हो जाते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस केस की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष केस की। उसके जीवन के दौरान उसकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा, उल्टा उसे ही लोग परेशान करते रहे, उसकी आवाज को दबाया गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, उसकी पत्नी सहित सारे आरोपी जो कभी खुद को पीड़ित बताते थे और उसे अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर रहे थे, सब सलाखों के पीछे पहुंच गए। आज लोग इस घटना पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच मानिए, अगर अतुल ने वही कदम जीते जी उठाया होता जो उसने अपनी आखिरी घड़ी में उठाया, तो शायद उसकी आवाज तब भी किसी ने नहीं सुनी होती। उसके द्वारा छोड़े गए वीडियो और नोट ने पूरे देश की आंखें नम कर दी। लेकिन यह दुखद है कि जब उसने जिंदा रहते हुए अपने हालात को समझाने की कोशिश की, तब उसे नजरअंदाज किया गया। यदि वही वीडियो और नोट उसने अपनी जिंदगी रहते ही सार्वजनिक किया होता, तो शायद वह आज सलाखों के पीछे होता, न कि उसे न्याय मिल पाता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अतुल सुभाष की नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि हमारा समाज केवल तब जागता है जब कोई घटना अपनी चरम सीमा पार कर लेती है। अतुल सुभाष केस एक सबक है कि जिंदा लोगों की आवाजों को भी उतनी ही गंभीरता से सुना जाना चाहिए। यह कहानी न केवल पारिवारिक संघर्ष को दिखाती है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था की खामियों और कानूनी भ्रष्टाचार को भी उजागर करती है। यह है अतुल सुभाष की कहानी, जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। अतुल ने अपने जीवन में कई मानसिक और कानूनी परेशानियों का सामना किया। अतुल का संघर्ष सिर्फ अपनी पत्नी निकिता और उसके परिवार के खिलाफ ही नहीं था, जिन्होंने महिला कानून का गलत इस्तेमाल कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि एक महिला जज के साथ भी था, जिसने इस मामले को सेटल करने के लिए मोटी रकम मांगी। जब अतुल ने यह रकम देने से इनकार कर दिया, तो उस महिला जज ने जो घिनौना खेल खेला, वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। महिला जज ने कानूनी प्रक्रियाओं का सहारा लेकर अतुल को इतना मानसिक रूप से परेशान किया कि उसकी जिंदगी एक अंधेरी गली में जा फंसी। उसे बार बार कोर्ट और कानून के जाल में उलझाकर इतना दौड़ाया गया कि बेचारा अतुल अपनी ही जिंदगी की दौड़ में हार गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इन सब ने अतुल को मानसिक रूप से टूटने के कगार पर ला खड़ा किया, और इस दर्दनाक घटना में उसकी पत्नी निकिता की क्या भूमिका थी। निकिता ने किस तरह अपने व्यवहार और झूठे आरोपों के जरिए उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया। दोस्तों, पूरी कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। दरअसल अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। बिहार के एक जिले में उनका परिवार बसता था। समस्तीपुर जिले के पूसा बाजार इलाके में अतुल सुभाष का एक छोटा सा घर था। अतुल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा समस्तीपुर से पूरी की और बाद में दिल्ली से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री के बाद वह बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। अतुल के पिता का नाम पवन मोदी और माता का नाम अंजू था। पवन मोदी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ जिले के बिलासपुर के निवासी थे। उनका जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। चूंकि पवन उस समय काफी छोटे थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उनके एक दूर के रिश्तेदार सनेही राम ने उन्हें शरण दी। सनेही राम बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा रोड बाजार इलाके में रहते थे और उनका एक बड़ा व्यवसाय था। उन्होंने पवन मोदी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से समस्तीपुर लाकर बसाया। सनेही राम ने पवन को एक छोटा सा व्यवसाय शुरू कराया, जिसे पवन ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा बना दिया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और परिवार की जिंदगी आराम से चलने लगी। शादी के बाद पवन मोदी के 2 बेटे हुए, जिनमें से एक थे अतुल सुभाष। पवन मोदी का संघर्ष भरा जीवन और उनकी मेहनत अतुल के लिए एक प्रेरणा थी। अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी दिल्ली में रहकर एक नामी जी कंपनी में काम करते हैं। 2018 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे अपने करियर में सेट हो चुके थे और पिता का व्यापार भी अच्छे से चल रहा था। हालांकि अभी बच्चों की शादी नहीं हुई थी। 2018 के नवंबर महीने की बात है, जब अतुल को एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक लड़की मिली। लड़की का नाम निकिता सिंघानिया था, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। हालांकि निकिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहती थी। उसके भाई की एक कपड़ों की दुकान थी
और निकिता भी एक सेंट्रल कंपनी में काम करती थी। जब मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए अतुल और निकिता की बातचीत शुरू हुई तो दोनों ने जल्द ही एक दूसरे से मिलना तय किया। फेस टू फेस मुलाकात के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। इसके बाद 27 अप्रैल 2019 को दोनों ने अपने परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। शादी के बाद ये दोनों केवल 2 दिन के लिए पैतृक घर पर रुके थे, जिसके बाद वे अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए दिल्ली चले गए। यानी शादी के बाद अतुल और निकिता पहले बिहार के समस्तीपुर में कुछ समय रहे, उसके बाद दोनों पति पत्नी बेंगलुरु चले गए। यहां से सब कुछ ठीक चल रहा था। लगभग 1.5 साल का समय शांति से गुजर गया और फिर साल 2021 आ गया। 2021 में कोरोना महामारी का दौर शुरू हो चुका था। इस बीच निकिता प्रेग्नेंट हो गई और उसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत महसूस हुई। अतुल निकिता की देखभाल अच्छे से कर रहा था, लेकिन यहीं पर उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने निकिता की देखरेख के लिए अपनी मां को बुलाने के बजाय अपनी सासू मां को बुला लिया। यदि उसने अपनी मां को बुलाया होता तो शायद आज की स्थिति कुछ और होती। जब निकिता ने एक बच्चे को जन्म दिया तो उसकी सासू मां ने अतुल से पैसे मांगे, लेकिन अतुल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी सासू मां से कहा कि उसने पहले ही करीब 20 लाख रुपए ससुराल वालों को दे रखे हैं। अतुल का कहना था, मैंने ये पैसे अपने मां बाप से बताए बिना आप लोगों को दिए हैं और अब और पैसे देना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए अब और पैसे देने से मना करने के कारण अतुल का सास और पत्नी से झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि निकिता की मां उसे अपने साथ मायके ले गईं। इसके बाद अतुल और उसके परिवार पर दहेज का मुकदमा दायर कर दिया गया। यहीं से एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसने कानून और इंसानियत दोनों की पोल खोलकर रख दी। निकिता की मां ने जौनपुर में दहेज का मामला दर्ज करवाया, जिसमें अतुल और उसके परिवार के 4 लोगों को नामजद किया गया। मुकदमे के कारण अतुल को बेंगलुरु से, उसके भाई को दिल्ली से और माता पिता को बिहार से बार बार पेशी के लिए जौनपुर आना पड़ता था। मामला जौनपुर के फैमिली कोर्ट में चलने लगा। कोर्ट ने अतुल को आदेश दिया कि वह निकिता को हर महीने एक निश्चित राशि बतौर मेंटेनेंस के रूप में दे। इस बीच केस की सुनवाई जारी रही और अतुल मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान होता रहा। इसी दौरान निकिता के पिताजी, जो लंबे समय से बीमार थे और जिनका हार्ट का इलाज चल रहा था, उनका निधन हो गया। दुखद बात यह थी कि इस मौत का इल्जाम भी अतुल और उसके परिवार पर लगाया गया। निकिता ने फिर इस मामले को सेटल करने के लिए अतुल से 1 करोड़ रुपए की मांग की। रकम आगे चलकर 1 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। इस बीच जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज साहिबा ने अतुल से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे 10 लाख रुपए दे दो तो मैं इस मामले को जल्दी से सेटल करवा दूंगी। लेकिन अतुल ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसका कहना था, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, अगर मैं रिश्वत दूंगा तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। अतुल के इस इनकार से जज साहिबा नाराज हो गईं। इसके बाद जज साहिबा ने जो मेंटेनेंस राशि अतुल निकिता को हर महीने 30,000 रुपये दे रहा था, उसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया। इसके साथ ही कुछ समय बाद एरियर जोड़कर यह राशि 80,000 रुपये प्रति माह कर दी गई। इतना ही नहीं, अतुल को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए तारीखों का खेल भी शुरू किया गया। जज साहिबा जानबूझकर मुकदमे की सुनवाई के दिन कोर्ट में नहीं आती थीं। उनकी अनुपस्थिति में पेशकार नई तारीख दे देता था। स्थिति यह हो गई थी कि अतुल को अपनी कंपनी से साल भर में 33 छुट्टियां मिलती थीं, लेकिन 1 साल के भीतर उसे 44 से ज्यादा तारीखों पर कोर्ट में पेश होना पड़ा। यह सब देखकर और सहते सहते अतुल मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। अतुल को खुद को खत्म करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया। उसे यह हरगिज मंजूर नहीं था कि कोई उसकी मेहनत की कमाई को फोकट में खाए या उसे ब्लैकमेल करे। कानून भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और समाज से भी उसे कोई सहारा नहीं मिला। मजबूर होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाने का फैसला किया। अतुल सुभाष की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की गहरी समस्याओं की ओर इशारा करती है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे पारिवारिक झगड़े और अदालतों की खामियां किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। यह समय है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि किसी और अतुल को इस रास्ते पर जाने की जरूरत न पड़े। हमारी न्याय व्यवस्था और समाज को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर किसी को इंसाफ मिले और कोई भी व्यक्ति इतना मजबूर न हो कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाना पड़े।
इस दर्दनाक घटना को समझने के लिए इसे अलग अलग पहलुओं से देखना होगा। यह केवल एक पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज, न्याय व्यवस्था और मानव रिश्तों में मौजूद गहरी खामियों का प्रतिबिंब है। हालांकि अतुल ने संघर्ष का सामना करते हुए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने की कोशिश नहीं की। उसे समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए था। रिश्वत न देना अतुल का सही और साहसिक कदम था, लेकिन उसे कानूनी प्रक्रिया के भीतर ही सही वकील या उचित मार्गदर्शन से लड़ाई लड़नी चाहिए थी। निकिता के परिवार ने महिला कानून का गलत उपयोग कर अतुल और उसके परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास किया। दहेज के झूठे आरोप और बड़ी रकम की मांग ने हालात को और बदतर बना दिया। इस घटना ने यह भी उजागर किया कि हमारे देश में पारिवारिक विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली मौजूद नहीं है। अतुल को बार बार कोर्ट की तारीखों पर बुलाकर मानसिक रूप से परेशान किया गया। जज द्वारा रिश्वत की मांग और तारीखों के खेल ने न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया। रिश्वत न देने की सजा के तौर पर मेंटेनेंस बढ़ाना और जानबूझकर कोर्ट की तारीखें टालना न्याय का सरासर मजाक है। भारतीय समाज में अक्सर पुरुषों से यह उम्मीद की जाती है कि वे हर परिस्थिति में सब कुछ सहते रहें। यह मानसिक तनाव और अवसाद का एक बड़ा कारण बनता है। दहेज और घरेलू हिंसा जैसे कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन इन कानूनों के दुरुपयोग के लिए कोई दंडात्मक प्रणाली नहीं है। इस पूरी घटना में निकिता और उसके परिवार की गलती कहीं ज्यादा थी। उन्होंने न केवल एक व्यक्ति को तोड़ा, बल्कि न्याय व्यवस्था और समाज की खामियों का भी फायदा उठाया, क्योंकि निकिता और उसके परिवार ने कानूनी और भावनात्मक हथियारों का दुरुपयोग करके अतुल को मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठता है, क्योंकि अगर न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और तेज होती तो अतुल को यह कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस घटना से हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि न्याय व्यवस्था को सुधारने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने की जरूरत है। यह समय है कि कानूनी और सामाजिक तंत्र को इस प्रकार मजबूत किया जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हालांकि अतुल के पास कई बेहतर विकल्प और रास्ते थे जो उसे इस चरम कदम उठाने से बचा सकते थे। यदि वह इन विकल्पों पर अमल करता तो शायद हालात अलग हो सकते थे। दोस्तों, जब भी तनाव बढ़े तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या काउंसलर से बात करनी चाहिए। यह उसे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकता था। उसे अपनी स्थिति को समझने और बेहतर तरीके से लड़ने के लिए एक सक्षम और अनुभवी वकील की मदद लेनी चाहिए थी। दहेज के झूठे आरोपों और मेंटेनेंस की बढ़ती रकम का कानूनी तरीके से मुकाबला करना चाहिए था। सही दस्तावेज और सबूत जुटाकर अपनी बेगुनाही साबित करने पर ध्यान देना चाहिए था। अगर निचली अदालत में न्याय नहीं मिला तो उच्च अदालत में अपील करनी चाहिए थी। रिश्वत ना देने का फैसला नैतिक रूप से सही था, लेकिन उसे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करके सही तरीके से लड़ना चाहिए था। उसे संबंधित जज के खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत करनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करने के लिए मीडिया या सोशल मीडिया का सहारा लेना भी एक विकल्प हो सकता था। कई संगठन हैं जो पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोपों और दहेज कानूनों के दुरुपयोग में मदद करते हैं, जैसे कि सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, SIFF जैसी संस्थाएं। उनकी मदद लेनी चाहिए थी। समान परिस्थितियों का सामना कर रहे अन्य लोगों के साथ जुड़ने से समाधान खोजने में मदद मिल सकती थी। अगर रिश्ते में सुधार की संभावना थी तो पारिवारिक काउंसलिंग के जरिए विवाद को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए था। लेकिन अगर रिश्ते में सुधार संभव नहीं था तो तलाक का मामला फाइल करना चाहिए था और कोर्ट से जल्द सुनवाई की अपील करनी चाहिए थी। निकिता और उसके परिवार की पैसों की मांग को ठुकराने के साथ साथ कोर्ट में अपने वित्तीय रिकॉर्ड प्रस्तुत करके अपनी आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए था। यदि स्थिति बहुत खराब हो जाती तो अतुल को किसी शांत जगह पर कुछ समय के लिए खुद को तनाव से दूर रखना चाहिए था। खुद को क्षति पहुंचाना कोई समाधान नहीं है। इसके बजाय अपने सम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के लिए लड़ना चाहिए था। अगर वह अपने दर्द और संघर्ष को वीडियो और नोट्स में रिकॉर्ड कर सकता था तो इसे जीते जी किसी उचित मंच पर रखते हुए अपनी बात को मजबूती से रख सकता था। यह कहानी हमारे समाज, न्याय व्यवस्था और मानवीय रिश्तों की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि झूठे आरोपों और कानून के दुरुपयोग से
न केवल इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है, बल्कि समाज में न्याय और विश्वास भी खत्म हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में खुद को क्षति पहुंचाना समाधान नहीं है। समस्याओं का सामना धैर्य, कानूनी साधनों और मानसिक मजबूती से करना चाहिए। भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, चाहे वह न्याय प्रणाली में हो या पारिवारिक रिश्तों में। सही समय पर सही मदद लेना जरूरी है। परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़ाव हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में सहायक हो सकता है। आखिरकार न्याय और इंसानियत तभी टिक पाएंगे जब हम अपने अधिकारों के लिए मजबूती से खड़े होंगे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।